लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई गैंग को कनाडा में 2025 में टेररिस्ट की लिस्ट में शुमार किया गया। तो क्या ग्राउंड लेवल पर इस तरह की कोई पुलिसिंग में बदलाव आया और क्यों उसको शामिल किया गया? कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कौन-कौन लोग हैं और किस तरह की एक्टिविटी कनाडा में देखी गई है? ओझा जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका और इसके पीछे की कुछ अ, इसमें एक राजनीतिक एंगल भी है जो देखना पड़ेगा। हुँ, राजनीतिक एंगल इसमें ये है कि लॉरेंस बिश्नोई, मैंने जब पिछले साल जो एक यहाँ पे ना पुलिसिंग में डिफरेंट डिविजन्स बनी हुई है, उसमें एक डिवीजन है जो ब्रिटिश कोलंबिया की डिवीजन है, व्हिच इज कॉल्ड एज CFSEU, कंबाइंड फोर्सेस स्पेशल इन्फोर्समेंट यूनिट। वो यूनिट है जो डिफरेंट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सरी RCMP उस टाइम पे थी, अभी सरी पुलिस सर्विस है, एबट्सफोर्ड पुलिस है, और वैंकूवर पुलिस है, डेल्टा पुलिस है, इस तरह से बहुत सारी पुलिस एजेंसीज हैं। उनमें से कुछ पुलिस एजेंसीज, 14-15 एजेंसीज का एक कंबाइंड यूनिट बना हुआ है जिसको CFSEU कहा जाता है, जो पर्टिकुलरली एंटी गैंग मूवमेंट चलाता है, गैंग्स के खिलाफ मूवमेंट चलाता है। जो उनके स्पोक्स पर्सन मेरे पास आए थे, उनसे मैंने सवाल किया था पिछले साल कि क्या अ, आपके पिछले से पिछले साल था शायद, कि क्या आपके इन्वेस्टिगेशन में लॉरेंस बिश्नोई का नाम कहीं शामिल हो रहा है? उन्होंने कहा था कि नहीं, हम कहीं पे भी लॉरेंस बिश्नोई को या उसके नाम को हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आ रहा। जो लोग यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं, जो गैंग पकड़े जा रहे हैं, तो हुआ क्या? लॉरेंस बिश्नोई का नाम कब से आना शुरू हुआ? ये एकदम से पिछले, अगर हम बात करें 3 साल से, तीन तीन कुछ साल से एक लेटर घूमनी शुरू हुई, एक चिट्ठी जो हुँ, कंप्यूटर के ऊपर टाइप हुई, जिसकी शुरुआत लिखी गई जय श्री राम, हुँ, और उसके नीचे इंग्लिश में, यानी कि हिंदी में नहीं, लेकिन थी इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में उसको बनाया गया, जिसमें लोगों को धमकी दी गई। तो शुरुआत में कुछ ज्वेलरी स्टोर थे जो सरी के पायल बिजनेस सेंटर में, वहां पे ये लेटर्स जो है वो गिराई गई। और एबट्सफर्ड एक एरिया है जहाँ पे पंजाबी बहुत लोग हैं। पायल बिजनेस सेंटर में तो 99.9% बिजनेस जो है वो पंजाबी या भारतीय मूल के लोगों के हैं। इसी तो कुछ पाकिस्तानी मूल के लोगों के भी है। एबट्सफर्ड में भी बहुत सारी कम्युनिटी जो है वो इंडो कैनेडियन डिसेंट वाली कम्युनिटी है, भारतीय मूल की कम्युनिटी है। तो वो लेटर जो है वो फेंकी गई। तो उसके बाद एक हवा बनाया गया कि ये कोई हिंदू गैंग है, इसमें जय श्री राम लिखा हुआ है, और ये पुलिस ने, पुलिस पर उसका एक, यहाँ का जो लोकल मीडिया, उसने प्रेशर डेवलप करना शुरू किया, क्योंकि जो लोकल मीडिया है इसमें भी जो एक मीडिया का एक खास वर्ग है, वो कहीं ना कहीं कथित तौर पे खालिस्तानी इन्फ्लुएंस से चल रहा है। तो वो ओह! जो प्रेशर किया गया यहाँ के MPs द्वारा, यहाँ के MLAs द्वारा, क्योंकि ये जो बेल्ट है, जगह अगर मैं सरी की बात करूं, सरी में से 11-12 जो विधानसभा की सीटें हैं, वो प्रभावित करती हैं कि विक्टोरिया में जो विधानसभा है वहां पर कौन जाएगा, ब्रिटिश कोलंबिया में गवर्नमेंट किसकी बनेगी। और सरी की जो 11-12 सीट्स हैं, वो इतनी महत्वपूर्ण बन जाती हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ पे पंजाबी कम्युनिटी है। और बड़ी संख्या में जब मैं पंजाबी कम्युनिटी की बात करता हूँ, तो ये नहीं है कि केवल पंजाबी कम्युनिटी है, यहाँ पे गोरे भी हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है, और भी है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज में पंजाबी बहुत ज्यादा वोट करते हैं, अगर ओह! बाकी के कंपैरेटिवली देखा जाए। अगर टोटल लेट्स से 50% वोट पड़ी है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो उसमें 50% में जो 60% के करीब वोटिंग होगी वो पंजाबी लोगों की होगी। तो पंजाबी वोट जो है वो स्वे कर देती है, वो किसी भी किश्ती को किसी भी तरफ मोड़ सकती है। हुँ, तो एक वो पॉइंट आ गया। जो MPs हैं, उन्होंने भी पब्लिक का उस टाइम पे जो एक बनाया जा रहा था नैरेटिव वो देखा। तो ये चीज आनी शुरू हुई कि ये ग्रुप जो है वो, क्योंकि उस टाइम पे जिस तरह से भारत में फिरौतियों की कॉल्स चल रही थी, भारत में जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग चल रही थी, उसमें वो जय श्री राम और फेसबुक पे हरियाणवी स्लैंग में वो राम, राम सही अ, राम, राम सर्वे भाइयों को, जय बलकारी। हाँ, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती थी। तो उसी तरह का नैरेटिव यहाँ पे बनना शुरू हो गया। वो नैरेटिव क्यों बनना शुरू हो गया? क्योंकि एक बड़ी संख्या में यहाँ से हरियाणा से भी स्टूडेंट आने शुरू हुए थे। हरियाणा के स्टूडेंट्स का ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा, और कनाडा में भी हमने देखा कि वो खालिस्तान जो आइडियोलॉजी के लोग हैं उनका विरोध करते थे खुल के। क्योंकि पंजाबी हम हिंदू कम्युनिटी इनका विरोध नहीं करती थी, जो खालिस्तानी आइडियोलॉजी के लोग थे उनका।
तो हरियाणवी मूल के लोग या हरियाणवी जो एक मूल के स्टूडेंट्स आए थे, वो कहीं ना कहीं उनका विरोध करते थे। तो मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ। दिस कैन बी माई पर्सनल ओपिनियन, बट दिस व्हाट आई कैन, मैंने जो डी कोड किया। हुँ। तो उस टाइम से एक वो नैरेटिव गढ़ना शुरू हुआ कि ये जय श्री राम और उसी तरह की लैंग्वेज और उसी तरह का नैरेटिव वो बनना शुरू हुआ। उसको लोगों के दिमाग में घुसेड़ा गया, और डेफिनेटली उस टाइम पे लोगों में डर आना शुरू हुआ। बहुत सारे लोगों ने फिरौती की जो रकम मांगी जा रही थी वो देनी शुरू कर दी। धीरे धीरे कम्युनिटी में ये बात होनी शुरू हुई। धीरे धीरे कम्युनिटी ने टाउन हॉल करने शुरू किए, ग्रुप्स मीटिंग करनी शुरू की। वहां पे मीडिया को बुलाया गया कि ये हो रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस वाकई कुछ नहीं कर रही थी। लोगों के घरों पे गोलियां चल रही थी, लोगों के कारोबारों पे गोलियां चल रही थी। और धीरे धीरे उसमें नाम आने शुरू हुए। लॉरेंस बिश्नोई का, रोहित गुदारा का उस टाइम पे तो नाम नहीं आया, लेकिन गोल्डी बराड़ का, गोल्डी ढिल्लों का, इस तरह के नाम आने शुरू हुए। लेकिन इस बात को पुलिस ने देखना शुरू किया और कोशिश करनी शुरू की कि इसको किस तरह से देखा जाए। तो उसके बाद से जब हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल होता है, हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद से एक सेंटिमेंट जो बाहर निकला, जो खालिस्तान आइडियोलॉजी का, और इनफैक्ट पंजाबी मूल के लोगों में ये एक भावना डाल दी गई कि अब सब लोग खतरे पे आ गए हैं। ये गैंग्स जो हैं वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं और वो पंजाबी बिजनेस। अच्छा, मेरा हमेशा ये सवाल रहता था कि क्यों पंजाबी बिजनेस को टारगेट किया जा रहा है। जितनी भी एक्सटॉर्शन की कॉल्स आई हैं, 100 आई, 150 आई, 125 आई, 200 आई, वो चाहे अल्बर्टा में आई, चाहे वो टोरंटो में आई, चाहे वो ब्रिटिश कोलंबिया में आई, वैनकूवर, सरी, कहीं पे भी आई, वो भारतीय मूल के पंजाबी लोगों को क्यों आई? वो पाकिस्तान मूल के पंजाबी लोगों को क्यों नहीं आई? वो गुजरात मूल के भारतीय लोगों को क्यों नहीं आई? वो तमिलनाडु मूल के भारतीय लोगों को क्यों नहीं आई? अगर आप ये कहें कि पंजाबी मूल के लोगों के पास पैसा बहुत है, तो आप अगर टॉप 10 रिचेस्ट पीपल ऑफ कनाडा देखें, तो उसमें कोई भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं आता। तो एक्सटॉर्शन की कॉल अगर अमीरी के लिहाज से देखनी थी, रिच लोगों के लिहाज से देखनी थी, तो गोरे लोगों को क्यों नहीं आई? ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। इन्वेस्टिगेशन में आई डोंट नो पुलिस ने ये मैटर इन्वेस्टिगेशन में रखा कि नहीं रखा, कि कुछ धनाढ़ लोग तो बहुत हैं, अमीर लोग तो बहुत हैं, लेकिन पर्टिकुलर लोगों को ही क्यों ये कॉल्स आई? क्यों आई? बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा भी दिया। तो ये कुछ सवाल जो है वो बिना किसी जवाब के अभी भी चल रहे हैं। कोई यहाँ का मीडिया नहीं पूछ रहा। जिनके पास एक्सेस है, जिनके पास रिसोर्स है, हम जितनी की आवाज उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं, बात करते हैं, क्या लेकिन आपको उसका क्या कोई। लगता है कि आपको क्या लगता है, आप बताइए, क्यों क्यों ऐसे है? देखिए, इसमें 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 राजनीतिकरण बहुत ज्यादा है। इसमें राजनीतिकरण बहुत ज्यादा है। ओके। लॉरेंस बिश्नोई का जब ये मांग शुरू हुई कि लॉरेंस बिश्नोई को टेररिस्ट डिक्लेयर करो, लॉरेंस बिश्नोई की एंटिटी को टेररिस्ट डिक्लेयर करो, तो पुलिस के पास उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ठोस मटेरियल नहीं था कि क्या लॉरेंस बिश्नोई करवा रहा है। क्योंकि जितने गैंगस्टर पकड़े जा रहे थे वो कनाडा में पकड़े जा रहे थे, और कनाडा में जो जा रहे थे, जो फुट सोल्जर्स इनको कहा जाता है लॉरेंस बिश्नोई के, वो कनाडा के जो ऑलरेडी गैंग्स चल रहे थे उनके कई लोग थे। और कई ऐसे थे जो कुछ स्टूडेंट वीजा पे आए हुए लोग थे, जो भारतीय मूल के ही लोग थे, जो स्टूडेंट वीजा पे आए हुए थे। लेकिन उनको वीजा किसने दिया? कैनेडियन अथॉरिटीज ने दिया। वो इमिग्रेशन के जरिए आए, तो कैनेडियन अथॉरिटीज ने उनको, अगर तो वो छुप छुपा के आए, तो कैनेडियन अथॉरिटीज बताए कि वो छुप छुपा के कैसे आए। अगर वो स्टूडेंट वीजा, ये कहते हैं कि जी भारत से अ, जो पुलिस का सर्टिफिकेट है, वो पुलिस पीसीसी जो है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो लेना बहुत आसान है। मैं मानता हूं कि लेना आसान है, वहां पे करप्शन है, सब कुछ है। लेकिन क्या आप लोगों ने यहाँ पे उनके कॉलेजेस में, उनकी जो आपका इमिग्रेशन सिस्टम है, अगर पुलिसिंग की मैं ना बात करूं, तो क्या इमिग्रेशन सिस्टम ने उन पे निगाह नहीं रखी थी कि वो क्या कर रहे हैं, वो कॉलेजेस में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, कितने कॉलेजेस हैं वो काम कर रहे हैं? आज की डेट में कॉलेजेस क्यों बंद होने शुरू हो गए? क्योंकि वहां पे क्लासेस ही नहीं लगती थी। वहां पे स्टूडेंट्स ने एक जरिया बना लिया कि यहाँ पे आना है और आके पीआर हासिल करनी है। बहुत सारा एक एक हुँ, मैटर ये भी चला, लेकिन वो एक अलग हुँ, सब्जेक्ट बन जाएगा। हुँ, तो इसमें क्या हुआ, जब ये कॉल आनी शुरू हुई कि जी और खास तौर पे जो वोकल ग्रुप्स थे, जो खालिस्तानी आइडियोलॉजी और एंटी इंडियन सेंटीमेंट वाला ग्रुप है, और इनफैक्ट कई कंसर्न लोग भी थे, उन्होंने जब ये बात करनी शुरू की कि आप लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप को टेररिस्ट डिक्लेयर करो, तो ये सवाल बार बार आता था कि क्या इसको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? कि क्या इसको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के बाद, इनफैक्ट जब ये इलेक्शन होके हटे और मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बन गए, तो जो
सबसे बड़ी ऑफिशियल ऑपोजिशन है, जिसका पहले लग रहा था कि वो शायद प्रधानमंत्री बनेंगे, पियर पॉलिएव, जो फेडरल कंजर्वेटिव पार्टी है कनाडा की, जो राइट विंग पॉलिटिक्स करती है, हुँ, उस टाइम पे लग रहा था कि वो बनेगी, लेकिन वो नहीं बन सके। तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या इससे बदलाव आएगा? वो कहते हैं हुँ, इससे पुलिस के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, पुलिस कभी भी उनके ध्वस्त कर सकती है नेटवर्क को, पुलिस ये करेगी, पुलिस वो करेगी, पुलिस ये कर लेगी। उसके बाद से भी अगर मैं आपको कल की भी रिपोर्ट दूं, अगर आपको परसों की भी रिपोर्ट दूं, अगर आपको पिछले 2026 की रिपोर्ट दूं, 2026 में कोई ऐसा महीना नहीं गया होगा जिस दिन शूटिंग नहीं हो रही, कोई ऐसा हफ्ता नहीं गया होगा कि कोई शूटिंग की वारदात नहीं हो रही। अभी परसों सरी में शूटिंग की वारदात होकर हटी है, अभी परसों। आज का मैंने अभी चेक नहीं किया, अगर आज भी नहीं मैं चेक करूंगा तो पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं उम, शूटिंग की वारदात हुई। शूटिंग माफ़ की करिए वारदात वैसी हो। माफ़ करिए आपको टोक रहा हूँ। मतलब जो समझ पा रहा हूँ कि क्या लॉरेंस बिश्नोई कनाडा में एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया था और क्या लॉरेंस बिश्नोई को टेररिस्ट गैंग घोषित करने के पीछे कुछ पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती थी कि इससे चुनाव में फ़ायदा होगा? नहीं, चुनाव में फायदा नहीं होगा, चुनाव में फायदा नहीं होगा, लेकिन भारत को बदनाम किया जा सकता है। नो डाउट, देयर इज नॉट अ सेकंड ओपिनियन ऑन दिस कि लॉरेंस बिश्नोई ने यहाँ पे जिस तरह का, क्योंकि जब क्लेम आप करते हो, जब लोग पकड़े जाते हैं वो बताते हैं, तो यहाँ पे क्राइम तो बहुत है, यहाँ पे हुँ, लोग परेशान हैं। हम लोग खुद डर के साए में जीते हैं कि पता नहीं कब गोली कहाँ से आ जाएगी। हम लोग हमेशा थ्रेट पे रहते हैं, एज जर्नलिस्ट, एज बैलेंस बात करने वाले, जिसमें हम भारत का पक्ष भी रखते हैं। और आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ, मैं कहता हूँ खालिस्तानी आइडियोलॉजी की बात करनी चाहिए, लेकिन जो वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी ग्रुप्स हैं उनके बारे में भी आपको बात करनी पड़ेगी, जिनके बारे में सीसिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दे आर नेशनल थ्रेट टू द कैनेडियन कम्युनिटी। वो कैनेडियन सोसाइटी के लिए राष्ट्रीय खतरा बने हुए हैं। उनके बारे में बात करूं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो जैसे आपने कहा कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसका फायदा होना था, नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसका फायदा नहीं होना था। वो एक पब्लिक सेंटीमेंट था जिसको अपनी तरफ करने की कोशिश की गई कि मेरी पार्टी ने भी कहा है कि हाँ इसको करो, मेरी पार्टी ने भी कहा है कि हाँ इसको करो, तो हर कोई उसको कैच करने में लग गया, उस सेंटीमेंट को।